हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइमरी का साथी यूट्यूब चैनल में। यू डाइस प्लस पर सेशन 2023-24 के लिए सभी मॉड्यूल के लिए डाटा एंट्री का कार्य शुरू हो चुका है। सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को हर बार की तरह इस बार भी सभी मॉड्यूल का कार्य समय से पूरा करना होगा। आज की इस वीडियो में हम प्रोफाइल मॉड्यूल के सभी 12 खंडों के एक एक क्वेश्चन पर बात करेंगे, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप यू डाइस प्लस की ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो आपके सामने स्क्रीन ओपन होगी, यहाँ पर आपको अपने स्कूल का यू डाइस कोड फिल करना है, मिला है उसको आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। और सिक्योरिटी के लिए आप यहाँ पर शो हो रहा कैप्चा कोड को एंटर करके लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आपको प्रोफाइल एंड फैसिलिटी के टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके स्कूल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको प्रोफाइल एंड फैसिलिटी की जानकारी 12 फॉर्म में यहाँ पर सबमिट करनी होगी, जिसमें से पहला फॉर्म आपका नॉट एप्लीकेबल, यानी कि वो आपको फिल अपने एंड से नहीं करना है, और बाकी के 11 फॉर्म आपको अपने एंड से फिल करने होंगे। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज को चेंज कर लेते हैं ताकि फॉर्म को भरने में और फॉर्म को समझने में हमें आसानी हो सके। तो देखिए, यहाँ पे मैंने भाषा का चयन हिंदी कर लिया है। अब मैं दूसरे फॉर्म पर आता हूँ जहाँ पर लिखा है भाषा और अन्य। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर सबसे पहली ऑप्शन में आपको विषय के रूप में आपके स्कूल में जो भाषा पढ़ाई जा रही है उस भाषा को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और जिस जिस क्लास में वो भाषा पढ़ाई जाती है वो क्लास को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, और कितने बालक और बालिका ये भाषा को ग्रहण करते हैं उसकी संख्या यहाँ पर आप अंकित कर देंगे। उसके बाद अगले प्रश्न में क्या ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी कि CWSN के लिए एक विशेष स्कूल है? तो यहाँ पर आप जानते हैं कि हमारे अधिकतर परिषदीय विद्यालय में हम लोग CWSN के बच्चों को तो पढ़ाते हैं, पर ये स्कूल हमारे इन CWSN के विशेष स्कूल नहीं होते। तो यहाँ पर आप नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या ये एक शिफ्ट स्कूल है, यानी कि क्या आपका स्कूल 2 शिफ्ट में यानी मॉर्निंग और आफ्टरनून या इवनिंग शिफ्ट में चलता है? तो अधिकतर हमारे स्कूल एक ही शिफ्ट में चलते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका स्कूल अगर शिफ्ट में चलता होगा तो हाँ, अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न, क्या ये एक आवासीय स्कूल है, यानी कि क्या आपके स्कूल में बच्चे वहाँ पे शिक्षण कार्य के बाद वहीं रहते भी हैं? तो यही भी आपके स्कूल में ये आवासीय है तो उसको सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या ये अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित स्कूल है? तो यहाँ पर आपका स्कूल जिस प्रकार का होगा उसको आप हाँ या नहीं में चूज करेंगे। अगले प्रश्न में, क्या प्राथमिक स्तर पर अधिकांश विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा के माध्यम में पढ़ाया जाता है? तो यहाँ पर आप हाँ में क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारे मैक्सिमम स्कूल में, मैक्सिमम क्या सब ज्यादा स्कूल में हम लोग मातृभाषा यानी कि मदर टंग के में ही शिक्षण कार्य करते हैं। अगले प्रश्न में, क्या आप स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यवसायिक यानी कि प्री वोकेशनल पाठ्यक्रम प्रदान करता है? तो यदि आपके स्कूल में ऐसी कोई गतिविधि होती है तो आप हाँ, अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे। क्या स्कूल समय के बाद कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलाता है? तो यहाँ भी आप अपने स्कूल के अनुसार हाँ या नहीं में अपने डाटा को भरेंगे। इसके बाद नजदीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में स्कूल की दूरी, यानी कि आपके स्कूल से नजदीक कोई प्राथमिक स्कूल या उच्च प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल या उच्च माध्यमिक स्कूल की, जो भी स्कूल आपके खुद के विद्यालय के नजदीक होंगे उनकी दूरी आपको यहाँ पर दर्ज कर देनी है। इसके बाद अगले प्रश्न में, स्कूल के रास्ते में सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित बाधाओं जैसे राजमार्ग, ट्रेन लाइन या पैदल आने के लिए रूप में अच्छे से सड़क बनी हुई है? तो यहाँ पर आप उसके उसके बारे में लिखना है कि क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क है? तो यदि आपके स्कूल में हर मौसम में पहुंचने लायक सड़क है तो आप हाँ, अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद शैक्षिक दिनों की संख्या, यहाँ पर आपके पिछले शैक्षिक वर्ष में कितने दिन स्कूल संचालित हुआ उसकी संख्या यहाँ पर आपको दर्ज करनी है। इसके बाद अगले प्रश्न में, क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE लागू किया जा रहा है? तो यहाँ पर हाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। अगले फॉर्म में आप देखेंगे कि क्या आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल के परिसर के अंदर स्थित है? यदि आपके स्कूल में आंगनवाड़ी है तो हाँ, अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे। जैसे इस स्कूल में हाँ, आंगनवाड़ी उस परिसर में ही चलता है तो यहाँ पर मैंने हाँ पे सिलेक्ट किया है। और अगर आपने हाँ सिलेक्ट किया है तो आप आंगनवाड़ी केंद्र का कोड यहाँ पे एंटर करेंगे, और आपके आंगनवाड़ी केंद्र में कुल बालक बालिका के हिसाब से यहाँ पर छात्र संख्या आपको डालनी होगी।
इसके बाद क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बाल शिक्षा में प्रशिक्षित हैं? तो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जो होती हैं वो बाल शिक्षा में प्रशिक्षित होती हैं, तो यहाँ पर आप हाँ पे क्लिक करेंगे। क्या आंगनवाड़ी में पर्याप्त शैक्षिक खिलौने, कठपुतली, खेल, बोर्ड गेम आदि हैं? तो यहाँ पर जैसे भी आपके आंगनवाड़ी केंद्र में व्यवस्था होगी उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगले प्रश्न, क्या बाल वाटिका सह स्थित यानी को लोकेटेड आंगनवाड़ी स्कूल में प्रारंभ की जा रही है? तो हमारे अधिकतर विद्यालयों में ऐसा किया जा रहा है, तो हम हाँ पे क्लिक करेंगे। अगले प्रश्न में, क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन स्कूल में नामांकित हैं? यदि हैं तो उनको क्या आप कोई विशेष प्रशिक्षण दे रहे हैं? तो यदि आपके स्कूल में अगर कोई आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है तो आप हाँ, अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद वर्तमान वर्ष में उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमेडियल टीचिंग ले रहे विद्यार्थियों की संख्या, यदि आपके स्कूल में ऐसे बच्चे हैं जिनके ऊपर आप रिमेडियल के ऊपर कार्य कर रहे हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर आपको दर्ज करनी होगी। इसके बाद शिक्षा में सुधार वृद्धि यानी लर्निंग एनहांसमेंट के लिए क्या अपने कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को भी यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, गत शैक्षिक वर्ष के दौरान स्कूल के दौरों का ब्यौरा, यानी कि आपके इस शैक्षिक वर्ष जो चल रहा है उसमें ब्लॉक स्तर से, बीआरसी स्तर से या जिला स्तर से जो जो अधिकारियों की विजिट आपके स्कूल में हुई है उसको आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद क्या आरटीई मापदंड के अनुसार स्कूल प्रबंध समिति यानी एसएमसी का गठन है? तो हमारे सभी विद्यालयों में एसएमसी है, तो हम यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पिछले शैक्षिक वर्ष में आयोजित एसएमसी की यानी कितनी एसएमसी की बैठक हुई? तो हम जानते हैं कि हर माह में एक एसएमसी की मीटिंग करनी होती है, तो यहाँ पर आपने वर्ष में आपके पिछले शैक्षिक वर्ष में एसएमसी की मीटिंग हुई थी उसकी संख्या यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। उसके बाद क्या एसएमसी मीटिंग ने स्कूल विकास की योजना तैयार की है? तो यहाँ पर आप हाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अगले प्रश्न में, क्या स्कूल निर्माण समिति स्कूल बिल्डिंग कमेटी का गठन आपके यहाँ किया हुआ है? तो इन प्रश्नों के आप देख लेंगे कि जो स्कूल में आपकी व्यवस्था है उसको आप हाँ नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या आपके स्कूल में पीटीए यानी कि अभिभावक अध्यापक संस्था का गठन है? तो हमारे सभी स्कूलों में पीटीए का आयोजन किया जाता है, तो हम लोग हाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने अपने पिछले शैक्षिक वर्ष में कितनी पीटीए की बैठक की उसकी संख्या आपको यहाँ पे दर्ज करनी होगी। इसके बाद अगले प्रश्न में, क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध प्रणाली पीएफएमएस के तहत पंजीकृत है? तो यहाँ पर यदि आपका स्कूल पीएफएमएस के तहत पंजीकृत है तो आप हाँ पे क्लिक करेंगे। क्या स्कूल में बहु कक्षा कक्ष यानी कि क्या आपके स्कूल में कोई ऐसे कक्षा भी है जिसमें आप एक ही रूम में कई कक्षाओं को इकट्ठा बिठाकर संचालित करते हैं? तो यदि आपके स्कूल में ऐसा कुछ व्यवस्था हो रही है तो आप हाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नहीं पर क्लिक कर देंगे। यदि आपके एक ही क्लास में एक ही रूम में कई कक्षाओं को इकट्ठा बैठा के पढ़ाया जाता है तो यदि आपने यहाँ पे हाँ सिलेक्ट किया है तो एक साथ पढ़ाई जाने वाली कक्षाओं को यहाँ पर आपको एक एक करके सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद अगले प्रश्न में, क्या स्कूल किसी परिसर स्कूल कॉम्प्लेक्स का भाग है? नहीं, हमारा स्कूल किसी परिसर का भाग नहीं होता, तो यही आप नहीं पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न, क्या स्कूल परिसर यानी कि स्कूल कॉम्प्लेक्स के लिए एक हब स्कूल है? तो यहाँ भी आप नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगले प्रश्न में, क्या स्कूल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत ईबीएसबी के तहत कोई गतिविधि शुरू की है? यदि आपने ऐसी कोई गतिविधि की होगी तो आप हाँ, अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे। क्या स्कूल को फिट इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो यह आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले फिट इंडिया स्कूल के ऊपर अपने स्कूलों को प्रमाणित यानी पंजीकृत किया था, तो यहाँ पर आप हाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न, क्या स्कूल सहकर्मी शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए एक समग्र रिपोर्ट कार्ड प्रदान कर रहा है? तो यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो हाँ, अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पीएम पोषण के तहत परोसे गए मध्याह्न भोजन यानी एमडीएम का आपको ब्यौरा देना है, यानी पिछले शैक्षिक वर्ष में आपने कुल कितने दिन, प्रति सप्ताह दिन और प्रति माह दिन आपने पिछले शैक्षिक वर्ष में कितना एमडीएम बच्चों को परोसा उसकी संख्या यहाँ पर आपको दर्ज करनी होगी। सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। यदि आपके स्कूल में सभी किताबें प्राप्त हुई हैं तो आप हाँ, अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न, वर्तमान शैक्षिक वर्ष में पाठ्य पुस्तकें कब प्राप्त हुई? प्रत्येक ग्रेड के लिए टीएलएम उपलब्ध है, तो हमारे अधिकतर विद्यालयों में हर कक्षा के लिए टीएलएम हमें विभाग से भी मिला है और टीचरों ने भी कई तरह के टीएलएम अब बना लिए हैं। यदि हाँ तो भाषा के लिए मुख्य टीएलएम प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या। इसके बाद गणित के लिए टीएलएम कितने बच्चे यूज करते हैं तो आपको उनकी संख्या यहाँ पर दर्ज करनी होगी। इसके बाद क्या स्कूल को पिछले शैक्षिक वर्ष में ग्रेडेड पूर्व सामग्री प्राप्त हुई? आप यहाँ आपने हाँ क्लिक किया है तो यहाँ पे आपको संख्या भी दर्ज करनी होगी। स्कूल में अनुपूरक श्रेणीबद्ध सामग्री तक पहुंच रखने वाले बच्चों की संख्या भी आपको फिर दर्ज करनी होगी। इसके बाद अगले प्रश्न में, दिए गए वर्ष में आपने बच्चे द्वारा
प्राप्त किए जाने वाले सीखने के परिणामों के आधार पर स्कूल द्वारा उस ग्रेड के शिक्षकों के माध्यम से माता-पिता के संचार की संख्या। तो यहाँ पर यदि आपने ऐसा कोई कार्यक्रम किया है तो उसकी संख्या यहाँ पे आप दर्ज करेंगे। इसके बाद नीचे आप जो भी प्रश्न होंगे उनका उत्तर आपको हाँ या ना में देना है, बढ़ जाना है। अगले फॉर्म में आपको कुल सृजित सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन मदों की संख्या यानी कि लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट यदि आपने अपने स्कूल में इसका आयोजन किया है तो उसकी संख्या आपको वहां पर दर्ज करनी है। इसके बाद अगले प्रश्न में पिछले शैक्षिक वर्ष में बनाए गए मापदंड संदर्भित आइटमों की संख्या। तो यदि आपने ऐसे कोई गतिविधि पिछले वर्ष करवाई थी तो उसकी संख्या आपको यहाँ पे दर्ज करनी होगी। इसके बाद क्या स्कूल के सभी शिक्षकों ने शिक्षण और सीखने के लिए शिक्षण सहायक उपकरण बनाए हैं तो यहाँ पर आप सभी हाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद क्या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षिक संवर्धन गतिविधियों जैसे परियोजना समूह कार्य पोर्टफोलियो आदि में लेखन कार्य करता है तो यहाँ पर भी आप हाँ पर क्लिक करेंगे। अगले प्रश्न में सीखने के परिणामों में पहचाने गए हॉटस्पॉट की कुल संख्या यानी कि जो आपने बच्चों के ऊपर लर्निंग आउटकम के बेस असेसमेंट करवाया उसमें यदि आपने कोई ऐसा हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई किया तो उसकी संख्या आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद यदि आपके स्कूल में साइबर सुरक्षा के ऊपर बच्चों ने किसी तरह की कोई ट्रेनिंग प्राप्त की तो उसकी संख्या आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद मनोसामाजिक पहलू यानी कि साइको और सोशल के ऊपर यदि आपके बच्चों ने किसी तरह की ट्रेनिंग प्राप्त की तो उसकी संख्या यहाँ पर आप दर्ज करेंगे और इसको जमा करके अगले फॉर्म में बढ़ जाएंगे। इसके बाद अगले फॉर्म में आपको स्कूल सुरक्षा के संबंधी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहले ऑप्शन में क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना विकसित की गई है, हाँ या नहीं। यहाँ पर अधिकतर इस फॉर्म में क्वेश्चन आपको हाँ या नहीं में ही उत्तर देने होंगे। तो आपके स्कूल में जिस प्रकार की व्यवस्था होगी आप प्रश्न को पढ़ेंगे और उसका उत्तर हाँ में नहीं दे देंगे। हम इन प्रश्नों पे ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको भरना नहीं है, सिर्फ हाँ और नहीं में ही उत्तर देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन होगी क्या विद्यार्थी का अटेंडेंस लिया गया है। तो आपके स्कूल में बच्चों का अटेंडेंस किस प्रकार से लिया जाता है, उपस्थिति लेखा यानी रजिस्टर से, बायोमेट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से। तो जो भी आपके स्कूल में प्रक्रिया चल रही होगी उसको आप यहाँ पर एंटर कर देंगे और हाँ और नहीं में बाकी प्रश्नों का उत्तर देने के बाद आप जमा करें और अगला पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद अगले फॉर्म में कंपोजिट ग्रांट, जैसे हमारे परिशुद्ध विद्यालयों में कंपोजिट ग्रांट आता है तो 2022-23 का यहाँ पे आपको ब्यौरा देना है। तो 22-23 में कितना कंपोजिट ग्रांट और पुस्तकालय के लिए यानी लाइब्रेरी के लिए, मेजर रिपेयर के लिए, स्पोर्ट्स के लिए और एसएमसी की ट्रेनिंग के लिए, जैसा कि हमारे कंपोजिट ग्रांट में के अलावा इस सब चीजों का अगर आपके विद्यालय में एक पैसा आया है तो उसकी आपको यहाँ पे धनराशि को अंकित करना है और उस धनराशि के अनुसार आपने कितना व्यय यानी कितना खर्चा किया उसको भी यहाँ पर अंकित कर देना है। इसके बाद यदि आपके स्कूल में किसी बाहरी वित्तीय सहायता यानी कि एनजीओ, पीएसयू, सार्वजनिक क्षेत्र से यदि कोई सहायता प्राप्त हुई है तो आपको उन संस्था का नाम लिखना है और उनसे आपको कितनी सहायता यानी कितनी धनराशि स्कूल के लिए मिली है तो उसको आपको यहाँ पर अंकित कर देना है। इसके बाद अगले ऑप्शन में यदि आपके स्कूल में आईसीटी मदद जैसे कि कंप्यूटर, डिजिटल टीवी ऐसी चीजें हैं तो आप यहाँ पर हाँ या नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यदि आपके स्कूल में खेल उपकरण है तो आप हाँ अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे और यदि आपके स्कूल में लाइब्रेरी में बुक्स हैं तो आप हाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगले ऑप्शन में आपको अपने स्कूल का कुल वार्षिक व्यय यानी कि पिछले शैक्षिक वर्ष में आपके स्कूल का कुल कितना वार्षिक व्यय जिसमें से आप उसको अंकित कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपको अपने स्कूल के भवन की स्थिति की ये रेंटेड है, गवर्नमेंट ओन्ड है या फिर किसी ऐसी बिल्डिंग में रन हो रहा है जो किसी और डिपार्टमेंट की है तो उसकी स्थिति आपको दर्ज करनी है। इसके बाद आपको अपने स्कूल भवन का प्रकार यानी कि आपके स्कूल में उपलब्ध कितने रूम्स उपलब्ध हैं, उसमें से कितने रूम आपके पक्के हैं, कितने रूम आपके आंशिक रूप से पक्के हैं, कितने कच्चे हैं, इसकी संख्या आपको दर्ज करनी होगी। इसके बाद यदि आपके स्कूल की चार दीवारी है तो वो कैसी है, पक्की है कि कच्ची, उसकी आपको स्थिति अंकित करनी होगी। और उसके बाद अगले ऑप्शन में आपके स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं का विवरण यानी कि प्राथमिक हेतु कितने कमरे हैं, उच्च प्राथमिक हेतु कितने हैं और पूर्व प्राथमिक हेतु कितने कमरे आपके विद्यालय में उपलब्ध है उसकी संख्या यहाँ पे आपको अंकित करनी होगी। और इसके बाद अगले ऑप्शन में वर्तमान में उपयोग में नहीं है यानी दर्ज करनी होगी। अगले ऑप्शन में आपके स्कूल के कक्षाओं का विवरण यानी कि कितने रूम पक्के हैं और कितने रूम को मामूली मुरम्मत की आवश्यकता है और कितने रूम को अधिक मरम्मत की आवश्यकता है, इसकी संख्या यहाँ पर आपको अंकित करनी होगी। अगले ऑप्शन में आपको यदि आपके स्कूल में बिजली का कनेक्शन उपलब्ध है तो आप हाँ पे क्लिक करेंगे और यदि बिजली का कनेक्शन उपलब्ध है तो कितने रूम में पंखे लगे हैं, कितने रूम में एसी और कितने रूम में हीटर ब्लोअर लगा है, उन कक्षाओं की संख्या को आपको यहाँ पे अंकित करना है।
अगले प्रश्न में यदि आपके स्कूल में सोलर पैनल लगा है तो आप हाँ अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कक्षाओं के अलावा आपके स्कूल में यदि और किसी तरह के कमरे शौचालय को छोड़कर हैं तो उसकी संख्या यहाँ पर आपको अंकित करनी होगी। कि अगले ऑप्शन में यदि आपकी कक्षाओं को छोड़कर यानी कि शैक्षिक कार्य को छोड़कर यदि आपके स्कूल में अन्य कमरे जैसे स्कूल के प्रमुख प्रधान शिक्षक प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल का रूम, लाइब्रेरी के लिए रूम, सहायक प्रधान अध्यापक के लिए रूम, लड़कियों के लिए अलग कॉमन रूम, शिक्षकों के लिए स्टाफ रूम ऐसे किसी रूम की उपलब्धता है तो आप यहाँ पे हाँ अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे और नीचे सेव करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो अगले फॉर्म में आपको सबसे पहले आपके स्कूल के शौचालय यानी कि टॉयलेट की जानकारी देनी है कि आपके स्कूल में टॉयलेट है और बालक बालिका के हिसाब से कितने कितने टॉयलेट है और CWSN यानी कि विकलांग बच्चों के लिए अलग अलग बालक बालिका के हिसाब से कितनी टॉयलेट है उसकी संख्या आपको यहाँ पे दर्ज कर देनी है। उसके बाद यदि आपके टॉयलेट में रनिंग वाटर यानी बहता पानी उपलब्ध है तो उसकी संख्या यहाँ पे अंकित करनी है और इसके अनुसार टॉयलेट के हिसाब से जो भी आपके स्कूल में व्यवस्था हो उसके हिसाब से आप अगले प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में देते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपके अपने स्कूल में पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी यदि है या बुक बैंक या रीडिंग कॉर्नर की उपलब्धता है तो आप हाँ पे क्लिक करेंगे और इन तीनों में से जो भी आपके स्कूल में है उसमें आपकी कितनी बुक्स हैं कितनी किताबें रखी हुई हैं उसकी संख्या यहाँ पे आप अंकित कर देंगे। इसके बाद आपके स्कूल में क्या कोई अलग से लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त है तो यहाँ पे हाँ अन्यथा नहीं पे क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या आपके स्कूल समाचार पत्रों की सदस्यता लेता है यदि है तो अन्यथा नहीं पे क्लिक करेंगे। बच्चों ने किताबें ली हैं घर ले जाने के लिए तो आप उसमें संख्या यहाँ पे अंकित कर देंगे। इसके बाद आपके स्कूल में विस्तार के लिए यानी कि स्कूल को बढ़ाने के लिए जगह है तो हाँ अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे। अगले प्रश्न में यदि आपके स्कूल में आवश्यक अतिरिक्त कक्ष यानी कि आपको पढ़ाई के लिए अतिरिक्त कक्ष की आवश्यकता है तो आप यहाँ पर उस संख्या को अंकित कर देंगे। अगले प्रश्न में क्या स्कूल में खेल के मैदान की सुविधा उपलब्ध है यानी खेल का मैदान यदि आपके स्कूल में है तो हाँ अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे। अगर आपने नहीं पर क्लिक किया है तो क्या आप अपने बच्चों को पास के खेल के मैदान में लेके जाते हैं तो उसकी आपको जानकारी यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद अगले प्रश्न में क्या आपने पिछले शैक्षिक वर्ष में छात्रों की स्वास्थ्य टीम द्वारा कोई जांच की थी। इसके बाद अगले ऑप्शन में आपने क्या बच्चों को डीवॉर्मिंग की दवाई जैसे हम लोग हर वर्ष में बच्चों को डीवॉर्मिंग की दवाई जो हमें स्वास्थ्य विभाग से मिलती है हम बच्चों को देते हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पर आपको अंकित करनी होगी। इसके बाद क्या विकलांग बच्चों के लिए स्कूल की इमारत तक पहुंचने के लिए रैंप स्कूल में विशेष शिक्षक यानी कि क्लस्टर स्तर पे कोई ऐसा विशेष शिक्षक है तो उसकी संख्या यहाँ पे आपको दर्ज करनी है और उसके बाद यदि स्कूल में सब्जी का बाग या रसोई का शेड उपलब्ध है तो उसकी जानकारी भी आप हाँ या नहीं में दे सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में क्या स्कूल में अपशिष्ट यानी वेस्ट एकत्र करने का कूड़ादान है। इसके बाद अगले प्रश्न में क्या आपके स्कूल में विद्यार्थियों के लिए बेंच यानी कि फर्नीचर उपलब्ध है। आपकी संख्या यहाँ पर आपको दर्ज करनी होगी और सब जानकारी देने के बाद आप सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। अगले फॉर्म में सबसे पहला प्रश्न केवल माध्यमिक स्कूलों के लिए है तो यहाँ पर ये मेरे डैशबोर्ड पर ओपन नहीं होगा। इसके बाद अगले प्रश्न में क्या आपका स्कूल बोर्डिंग है तो यदि नहीं तो आप नहीं और करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपके स्कूल में अलग अलग तरह के उपकरण हैं जैसे ऑडियो विजुअल विज्ञान किट गणित किट बायोमेट्रिक उपकरण तो आपके स्कूल में जो भी उपकरण की उपलब्धता होगी उसके सामने आप हाँ या नहीं के स्थिति के अनुसार क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। पर अगले फॉर्म में आपको अपने स्कूल में कंप्यूटर और डिजिटल पहल के बारे में जानकारी देनी है जिसमें सबसे पहले कंप्यूटर या डिजिटल उपकरण की स्थिति आपको अंकित करनी होगी। यदि आपके स्कूल में डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप टैबलेट इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग डिवाइस ऐसी कोई चीजें उपलब्ध हैं की संख्या यहाँ पर आपको अंकित कर देनी है और अगले फॉर्म में आपको लिखना है कि ये उन चीजों में से कितनी चीज अभी फंक्शनल रूप से यूज में आ रही हैं। इसके बाद आप अगले प्रश्न में आप देखेंगे कि क्या स्कूल में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। यदि इसके बाद अगले प्रश्न में क्या इंटरनेट की सुविधा तक पहुंचने का उपयोग शैक्षिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न में क्या स्कूल में कंप्यूटर आईसीटी लैब उपलब्ध है तो अपने स्कूल की स्थिति के अनुसार इसको भी आप हाँ या नहीं में क्लिक कर देंगे। अगले प्रश्न में क्या स्कूल में उपकरण की सुविधा जैसे शिक्षण के लिए आईसीटी आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। ई सामग्री डिजिटल सामग्री का पहुंच है। CWSN के लिए सहायक तकनीक आधारित समाधान डीटीएच टीवी चैनल तक की पहुंच यदि आपके स्कूल में इस तरह की कोई उपलब्धता है तो आप उसमें हाँ या नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या आपके स्कूल में किसी तरह की कोई डिजिटल लाइब्रेरी है तो उसकी स्थिति आप अपने स्कूल के अनुसार दर्ज करेंगे करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने स्कूल का प्रोफाइल फैसिलिटी का
यू डैश पोर्टल पर मॉड्यूल को फिल करेंगे और एक एक करके सारी जानकारी को चेक करके आगे बढ़ते जाएंगे। सभी DCF को भरने के बाद आप डैशबोर्ड पर वापस जाए पर क्लिक करेंगे और डैशबोर्ड पर आने के बाद आप देखेंगे कि इस DCF के सामने आज का स्टेटस स्थिति में आपको पूरा किया यानी कि कंप्लीटेड शो होगा। आपको यू डैश प्लस पर सेशन 2023-24 का प्रोफाइल मॉड्यूल का DCF फिल करना है। इसके अतिरिक्त यू डैश प्लस पर स्टूडेंट मॉड्यूल कैसे फिल करना है इसका वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।